शोषक जो है शोषित लोगों के लिए वो कानून बनाएगा। अब सोचिए कि शोषक शोषित का कानून बनाएगा के लिए तो कैसा कानून बनेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, उसमें किसी की भागीदारी नहीं है। जैसे जीएसटी रात में घंटा बजाया 12 बजे रात को, कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो थी 1 नेशन 1 टैक्स, उसे 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 भाषा बोलता रहा था मोदी। उससे बोल दिया कानून हो गया, 4 कोड बना दो इनको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर दिया। अरे उससे देश चलेगा क्या? जो 4 कोड बनाया वो जो है सीधे सीधे हायर एंड फायर का कानून है। और उसमें सबसे बड़ा मामला बनाया कि मजदूरों की वकालत करने वाले, मजदूरों के साथ खड़ा होने वाले जो ट्रेड यूनियन के लोग थे, जो ट्रेड यूनियन थी, उनको भी सीमित किया, उनके भी अधिकार को ख़त्म किया, कम किया, बहुत ज़्यादा कम कर दिया ताकि वो बना न सके, यानी लड़ न सके। 2 काम किया इन्होंने, मजदूरों के श्रम को छीना जाए और साथ ही मजदूरों की कोई वकालत न करे, न्यायालय में न जा सके, या कोई उनकी मददगार न खड़ा हो। अगर जो मददगार खड़ा होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्हें जेल भेज दिया जाएगा, जैसे तमाम लोग जेलों में हैं जो मजदूरों किसानों की बात करने वाले। तो ये जो बिल है, 4 बिल है, ये मजदूरों के लिए काला कानून ही नहीं है, एक तरह से उनके आत्महत्या का प्रयास किया गया है या उनकी हत्या का प्रयास किया गया है कानून में, ये कोड बनाकर। शिवाजी राय, ICTU का मैं वाइस चेयरमैन हूँ। ये 4 लेबर कोड है, ये मजदूरों के साथ धोखा है, साजिश है, और ये सीधे सीधे मजदूरों के श्रम की लूट के लिए यह जो है कोड बनाया गया है। भारत का संविधान है, तो भारत के संविधान में मजदूर का कानून बना हुआ है, उसके सब कुछ बने हुए हैं, और जिससे मजदूर गवर्न होता है। और ये लड़ाई जो थी, ये उपलब्धि हमारी जो 1948 का जो कानून था, जो मजदूर कानून को स्वीकार किया भारत की सरकार ने और संसद ने स्वीकार किया उसको, तो ये एक लंबी लड़ाई से हमें कानून मिला हुआ था। और मजदूरों की ज़िंदगी बेहतर हो रही थी, हुई नहीं थी, हो रही थी। अभी जिसकी और मजबूती से हम लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग, क्योंकि ठेका पट्टा संविदा जो मजदूर इस देश में थे, उनकी हालत अच्छी नहीं थी। जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर थे, जो संगठित क्षेत्र के मजदूर थे, तो बहुत बेईमानी अभी थी। जो डिफरेंस था, वेतन का डिफरेंस था या जो मजदूरी का डिफरेंस था, 1 और 13 का डिफरेंस था। पहला जब पे कमीशन बना था 52 में, जो पहली रिपोर्ट आई थी, तो 1 और 8 का डिफरेंस था, जो अंतर था। और उसमें ये लिखा हुआ है, टिप्पणी थी पे कमीशन की, कि भारत की आर्थिक स्थिति जो जो सुधरेगी तो हम इस डिफरेंस को कम करेंगे। 4th पे कमीशन आते आते वो 13 गुने का अंतर हो गया, ये इतना बढ़ गया तेजी से। तो इसका मतलब कि धीरे धीरे हमारी स्थिति और ख़राब हुई और गैप बढ़ाया गया। तो इस स्थिति में जो कानून आया, तो और इसको अच्छा होना चाहिए था, जिसमें सुधार की बात हो रही थी, इसमें लड़ाई और चल रही थी, तमाम चीज़ें जो मजदूरों के हित की बात हो रही थी, जो परमानेंट होती, इस समय जो कैजुअल लेबर थे उनको परमानेंट बात हो रही थी, तमाम चीज़ें चल रही थी, नियम बने हुए थे, कानून बने हुए थे। जो 4 कोड बनाया वो जो है सीधे सीधे हायर एंड फायर का कानून है। और उसमें सबसे बड़ा मामला बनाया कि मजदूरों की वकालत करने वाले, मजदूरों के साथ खड़ा होने वाले जो ट्रेड यूनियन के लोग थे, जो ट्रेड यूनियन थी, उनको भी सीमित किया, उनके भी अधिकार को ख़त्म किया, कम किया, बहुत ज़्यादा कम कर दिया ताकि वो बना न सके, यानी लड़ न सके। 2 काम किया इन्होंने, मजदूरों के श्रम को छीना जाए और साथ ही मजदूरों की कोई वकालत न करे, न्यायालय में न जा सके, या कोई उनकी मददगार न खड़ा हो। अगर जो मददगार खड़ा होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्हें जेल भेज दिया जाएगा, जैसे तमाम लोग जेलों में हैं जो मजदूरों किसानों की बात करने वाले। तो ये जो बिल है, 4 बिल है, ये मजदूरों के लिए काला कानून ही नहीं है, एक तरह से उनके आत्महत्या का प्रयास किया गया है या उनकी हत्या का प्रयास किया गया है कानून में, ये कोड बना करके, 4 कोड बना करके। सरकार तो कह रही है कि ये मजदूरों के हित में सरकार जो है, जो सरकार है आज की तारीख में, और जो सरकार का मुखिया आज की तारीख में प्रधानमंत्री है, और जिस चरित्र की सरकार है और जिस अवधारणा की सरकार है, वह सरकार जो है, वे जो लोग हैं जो 1947 के पहले वो अंग्रेज़ों के हिमायती थे और वो सावरकर और गोलवरकर के हिमायती थे, तो वो तो खुद ही फांसीवादी लोग हैं। वो कानून मानते ही नहीं हैं, वो संविधान नहीं मानते और भारत का झंडा नहीं मानते। तो मजदूरों के हित को कैसे मान सकते हैं? मजदूर मजदूरी मांगे काम करने के बाद, ये उन्हें पसंद नहीं है। और ये उस चरित्र के लोग हैं जिसमें एक कुबेर होना चाहिए,
कुबेर समझते हैं ना, एक कुबेर होना चाहिए, उस कल्चर के लोग हैं। और इसी तरह से गोलवर्कर कहते हैं कि देश में 1-2 पूंजीपति होना चाहिए और देश में सबसे गरीब लोग होने चाहिए ताकि शासन करना आसान हो। तो मजदूर का पेट भरेगा या मजदूर स्वस्थ रहेगा तो उनके लिए दिक्कत होती है कि मजदूर साफ़ सुथरा कपड़ा कैसे पहना है। मजदूर को दबा कुचला होना चाहिए, आधा पेट खाना चाहिए, मरे न मुटाए का सिद्धांत है। मरे और न मुटाए, मैंने मरे ना तो काम नहीं करेगा और मुटा जाएगा तो काम नहीं करेगा, मैंने हमको दिक्कत होगी। ये मरे न मुटाए वाले लोग हैं और ये जो है मजदूरी देना ही नहीं चाहते। कभी इन्होंने मजदूरों की बात नहीं की। इनके पूरे चरित्र में, इनके पूरे आरएसएस के गठन में और भाजपा के गठन में ये मजदूर कहीं है ही नहीं और किसान कहीं नहीं है और महिलाएं नहीं हैं। तो ये इनको गुलाम मानते हैं और उस तरह से मानते हैं जैसे आज़ादी से पहले जो सामंती सिस्टम था उसमें जो मजदूर आता था तो काम करके भगा दिया जाता था। वो उसी तरह चाहते हैं और उसी तरह कानून बनाया। इसलिए ज़रूरी है, मैं कह दूं आपको, कि इस कानून से ही मजदूरों का बेहतर शोषण हो सकता है। माने उनके श्रम की लूट जो है बेहतर हो सकती है। अब बिना श्रम की लूट के, अब बिना ज़मीन की लूट के और बिना कच्चा माल की लूट के अडानी जैसे लोग जो फटीचर माने पूंजीपति था नहीं, वो पूंजीपति था, वो उद्योगपति नहीं था। अंबानी जैसे लोग जो उद्योगपति नहीं थे, प्रोडक्शन नहीं करते हैं, ये लोग जो है आज के तारीख में अगर जो दुनिया के चौथे नंबर के उद्योगपति होते हैं, पूंजीपति हो जाते हैं, कैपिटल के मालिक हो जाते हैं, और रामदेव जैसे लोग जो उत्पादन नहीं करते हैं और वो मालिक हो जाते हैं, 50,000 करोड़ के मालिक हो जाते हैं, जिनका कैपिटल 2014 से पहले 1700 करोड़ का था, आज उनका कैपिटल 50,000 करोड़ से ज़्यादा है और अडानी का कैपिटल जो है 7-8 लाख करोड़ से ज़्यादा है। तो ये मतलब साफ है कि ये जो उनका पैसा बढ़ा है वो मजदूरों की लूट, उनके श्रम की लूट है। मुनाफा उनका जो है जनता से लूटा है और तमाम किस्म के लूट से। तो एक कानून अगर जो मजदूरों के हित में होता तो ये धनी नहीं होते, तो मजदूर धनी होता। तो मजदूर जो है 5 किलो अनाज के लिए नहीं तरसता, क्योंकि श्रम करने वाला, मेहनत करने वाला कभी जो है दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है। वो लाइन नहीं लगाता है, वो 2 दिन लाइन लगा के 5 किलो अनाज नहीं लेगा वो। इसका मतलब ये है कि उनकी श्रम की लूट इतनी हुई है और उनको बेरोजगार किया गया है। एक कानून ने बेरोजगार किया है। कैसे बेरोजगार किया है? अभी कल परसों कंपनी खबर आई, तभी कल खबर है कि 3600 लोग छांटे जाएंगे, एलन मस्क छांट देंगे 3600 लोगों को, ट्विटर वाला छांट देगा। इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां देश में आ रही हैं। और इसका अभी पहले आया था कि तमाम कंपनियां छटनी कर रही हैं। तो छटनी करने का मतलब है कि मजदूरों का हित तो है नहीं, क्योंकि हमारा जो कानून बना हुआ है कि 90 दिन जो कानून किया, नौकरी किया, वो परमानेंट मजदूर हो गया। एक कारण आज मजदूर परमानेंट होगा ही नहीं। संविधान में परमानेंट होने का कोई कानून ही नहीं है। तो संविदा का, ठेका का जो मजदूर होगा, और ठेका से भी एक खतरनाक कानून है कि कोई भी एक ठेकेदार लेबरों को सप्लाई कर देगा। माने अनाज की तरह से जैसे ब्रिटिश हुकूमत में भारत से गिरमिटिया सप्लाई कर दिए जाते थे, उस तरह से मजदूरों को सप्लाई करने का अधिकार ठेका जो है कुछ ठेकेदारों को मिल गया। अब कौन सा मजदूर है वो कंपनी कहती है मेरा मजदूर नहीं है। कोई ट्रेजेडी हो गई तो सरकार कहती है कि मेरा मजदूर नहीं है। बिजली खंभे पर मजदूर चढ़ा, एक्सीडेंट हो गया, बिजली विभाग कहता है कि मेरा मजदूर नहीं है। रेल कहती है मेरा मजदूर नहीं है, क्योंकि वो मजदूर जो है सप्लाई किया हुआ है। ठेकेदार जिम्मा नहीं लेता है और वो जिम्मा नहीं लेता है। ये जो कानून आया हुआ है, और ये कानून चूंकि आज नया रूप दिया जा रहा है, ये तो लागू हो चुका था 14 में ही और पहले से कुछ लागू हो गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में BRS दिया गया, पेंशन बंद किया गया। तो सारे जो लड़ाई से अचीवमेंट मजदूरों को हुए थे उसको तो ख़त्म 2020 में तो सब खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं है। हम 1848 के पहले हैं। ये कहिए कि 1886 के पहले हम हैं, जब तय हुआ था मजदूरी, काम, घंटा, बोनस, ओवर टाइम, ड्रेस सब तय हुआ था। उतनी बड़ी लड़ाई के बाद उसको आकर के मोदी ने आज ख़त्म किया है। 2020 में ख़त्म कर दिया, मैंने कानूनी ख़त्म कर दिया। व्यवहारिक पर तो लागू नहीं हो रहा था, जो भी था वो लागू नहीं हो रहा था। कानूनी तौर पर समाप्त कर दिया। और कोड कुछ होता नहीं है। कोड उसी तरह है जैसे हिंदू कोड बिल है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, कोड बिल है। वैसे मजदूर क्या ऐसे श्रम करने वाला ऐसे चलेगा क्या? जिसको मेहनत का दाम चाहिए, श्रम शक्ति बेच करके पैसा लेता है, वो उसको कहेंगे संहिता बना दो, वो संहिता चलेगा, है ना? कि हिंदू ब्याह कैसे होगा, हिंदू लोग कैसे। ये कोड जो है जैसे सिविल प्रोसीजर कोड है,
वैसे ही है कि वकील दौड़ाता रहेगा, जज साहब तारीख डालते रहेंगे। कोड से मजदूर नहीं चलता है। मजदूर के लिए बाकायदे संसद में कानून पास होना चाहिए और बाकायदे लिखा पढ़ी में होना चाहिए। अब कह दिया विभाग जो है पर राज्य जो है सब नियम बना दें, नियम से नहीं चलता है। एक्ट के मुताबिक नियम होने चाहिए। ये 311 आर्टिकल 311 कहती है, जो भारतीय संविधान में जो लोक सेवा कानून है, श्रम कानून कहता है। सर आपके हिसाब से मतलब कैसे सुधार होना चाहिए? एक तो पहले काम है कि सबसे पहले जल्दी जल्दी इस कोड को समाप्त किया जाए, इसको एज इट इज किया जाए। जैसे किसानों के कानून को एज इट इज वापस हुआ है, तो इसको एज इट इज वापस किया जाए। फिर मजदूर और संगठन यूनियन तय करे। मजदूरों की समस्या मजदूर यूनियन जानती है, मजदूरों की समस्या मजदूर जानता है। वो जो गोयल जो बैठा हुआ है, रेल मंत्री था, अभी तो लखनऊ में दौड़ाया गया था, वो जो है तय करेगा श्रम कानून। वो कौन को आया है, वो रेल मंत्री जो बना है, नया नया आया हुआ है, वो तय करेगा कानून। वो श्रम कानून तय करेगा। सर जो लेबर मिनिस्टर बना हुआ है वो कुछ जानता ही नहीं लेबर के बारे में। अब शोषक जो है, शोषित लोगों के लिए वो कानून बनाएगा। अब सोचिए कि शोषक शोषित का कानून बनाएगा के लिए, तो कैसा कानून बनेगा? ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, उसमें किसी की भागीदारी नहीं है। जैसे जीएसटी रात में घंटा बजाया 12 बजे रात को, कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो थी 1 नेशन 1 टैक्स, उसे 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 भाषा बोलता रहा था मोदी। उससे बोल दिया कानून हो गया। 4 कोड बना दो इनको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर दिया। अरे उससे देश चलेगा क्या? इसलिए सबसे पहला काम कि हमारी जिम्मेदारी है और देश की जिम्मेदारी बनती है। केवल मजदूर वर्ग की जिम्मेदारी नहीं है, ये किसान की भी जिम्मेदारी है, ये प्रोफेसर की भी जिम्मेदारी है, ये डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है, और देश के सभी वर्गों की जिम्मेदारी है और जनता की जिम्मेदारी है कि लड़ करके श्रम कानून, इस श्रम संहिता को वापस करवाए। पहला काम जिम्मेदारी बनती है। दूसरी जिम्मेदारी बनती है कि निश्चित रूप से हमारा जो श्रम कानून जहाँ तक आया था, उससे आगे बढ़ने के लिए श्रमिकों के और अधिकार मिलने चाहिए ताकि शोषण न हो। उसमें श्रम में महिलाएं हैं, उनको अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि श्रमिक वर्ग में सभी वर्ग के लोग आते हैं, एक वर्ग का नहीं आता है, तो उनके अधिकार मिलने चाहिए। तो अभी तो उसके लिए हम लड़ ही रहे थे, लेकिन तब तक जो है इन्होंने हमको ढकेल दिया। 1886 के पहले, 1848 के पहले ढकेल दिया। हम घंटे की बात नहीं, आप कोई घंटे की बात करता है क्या? मैं बच्चों से बात करता हूँ, बीटेक क्या हुआ लड़के से बात करता हूँ। इन्होंने जो एक प्रस्ताव आया था विश्व बैंक का कि हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, हम जिसे इंजीनियर कहते हैं बीटेक बच्चे को, वो उनका स्किल्ड लेबर है। किसानों के बच्चे 10-10 लाख रुपए ज़मीन बेच करके वो स्किल्ड लेबर हो गए। जा करके बीटेक पढ़ लिया उन सबों ने, 7,000 तनख्वाह पाते हैं, तो 10 लाख रुपए का कर्जे में डूब गया, उसका खेत बिक गया। यहाँ उसको जो है बीटेक को कहा कि स्किल्ड लेबर चाहिए, तो बीटेक को 7,000 तनख्वाह देते हैं। आज जो यही सरकार जिसको मान्यता देती है पढ़ाने के लिए, बीटेक बनाने के लिए, वो लूट के राजा हो गया। ये कितना शोषण है! ये शोषण के खिलाफ ये बड़ी लड़ाई है। और ये मजदूर कानून है जो संहिता है 4, ये केवल मजदूर काम कर रहा है उसका नहीं शोषण हो रहा है। काम के लिए जो खड़ा है उसका समस्या देखिए कि 20 फार्म भराए जाते हैं, रिजल्ट एक भी नहीं आते हैं। 100 जगह है तो कितने फार्म भरते हैं? और अभी मोदी ने कहा कि 22 करोड़ फार्म भरा, संसद में बयान है, और नौकरी कितने लोग मिली? 7,22,000। 22 करोड़ बच्चों ने फार्म भरा 8.5 सालों में, और नौकरी मिली 7,20,22,000 लोगों को नौकरी मिली। तो कितनी नौकरी दे रही है? कहा उसने, क्या कहा था मोदी ने? 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। पकौड़ा तो ये बातें कहना प्रधानमंत्री का, ये देश का दुनिया का पहला प्राइम मिनिस्टर है, पहला। वो अंग्रेज जो अफसर थे, वो वायसराय होता था तो कह देता था ये काम नहीं करेंगे, और कह देता ये काम करेंगे, और वार्ता में वो काम नहीं करता था या काम करता था, कह दिया तो करता था। हम उस पर भरोसा कर सकते हैं 2 मिनट के लिए। आज के कंपेरिजन में, मोदी कंपेरिजन में, हम 2 मिनट के लिए उसका भरोसा कर सकते हैं, मोदी का भरोसा नहीं कर सकते। और अमित शाह का भरोसा करने लायक है। जो जुडिशरी में कैसे कांड करता है, जो तड़ीपार है, वो हमारा गृह मंत्री है। अब ये दुर्भाग्य इस देश का, कहीं ना कहीं हमारी जो कमजोरी रही है कि हम लोगों को ठीक से समझा नहीं पाए कि ये जो आपदा आ रही है इससे सतर्क रहो।
तो मोदी आपदा इस देश का है, और मोदी के पीछे जो ताकत खड़ी है वो कारपोरेट ताकत है, और दुनिया के और भारतीय कंपनियों के वो गठबंधन हो गया। चीन का अभी ये घटना हुई कि अगर जो राजीव फाउंडेशन में 3 करोड़ रुपया आ गया, चीन से आ गया 3 करोड़ रुपया, तो उसका FCRA रोक दिया गया। मैं किसी विशेष पर नहीं जा रहा। चीन से आयात हुआ है 1 और 9 का डिफरेंस है। 1 रुपये का माल गया और 9 रुपये का माल आया, तो किसके लिए आया? नोटबंदी जिस दिन हुआ, नोटबंदी के एक दिन पहले पेटीएम का खबर छप गई थी सभी अखबार। 8 नवंबर को 16 को सभी अखबारों में आ गया था कि पेटीएम करो। तो पेटीएम कहाँ से आया? पेटीएम चीन से आया। तो चीन से तुम्हारी फुलझड़ी और पेटीएम आएगा, पटेल की मूर्ति आएगी बन करके, स्टैचू आएगा, और तुम कहोगे नहीं नहीं FCRA बंद करो। तो एक खेल जो हो रहा है देश में, एक खेल का शिकार मजदूर है, इस खेल का शिकार महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, किसान हैं। और गोलवलकर ने कहा था कि 1-2 पूंजीपति होना चाहिए, बाकी गरीब होने चाहिए। आज जो देश की इकोनॉमी है और देश का जो कैपिटल है किसके पास चला गया? वो ड्रेन जो बना हुआ है, जो पानी जो जा रहा है, तो उसमें ले नहीं सकते कुछ। इस सिस्टम में जो बना हुआ है आपको कुछ भी मिल नहीं सकता है। मजदूर को नहीं मिल सकता है, किसान को नहीं मिल सकता है, गरीब को नहीं मिल सकता, दिखेगा। क्योंकि ये घोर जो है पूंजीवाद के साथ साथ फांसीवाद है। क्योंकि लठ लेकर बैठे हुए लोग हैं, इनसे खतरा है। ये 20-200 मजदूर हैं, इनसे खतरा इनको दिख रहा है। इनको खतरा अंबानी अडानी से नहीं है, इनको हम मजदूर से खतरा। क्यों खतरा है? कि आवाज़ नहीं सुनना चाहते हैं, आवाज़ पसंद नहीं है इनको, तेज आवाज़ पसंद नहीं है। तो देश का कैपिटल कुछ लोगों के मुट्ठी में चला गया है। और अगर जो 2 साल सरकार रहती, 1.5 साल और रहेगी, तो आप समझिए कि उनका सपना यह है कि देश में जो उनका मित्र है अडानी और अंबानी, उसको दुनिया का अमीर फर्स्ट और सेकंड बना देना है। और कैसे बनाना है? कि भारत की इकोनॉमी उनके पॉकेट में चली जाएगी, तभी ना बनेंगे। और क्या उपाय हो सकता है? तो इकोनॉमी किसकी है जा रही है? जो वो इकोनॉमी मजदूर की है, वो किसान की है। एक कानून जो बना हुआ है, 3 जो श्रम संहिता है, ये वापस करना ही होगा। और मैं मजदूरों से भी कहता हूँ, देश के लोगों से भी कहता हूँ कि इसको वापस किए बिना किसी भी कीमत पर मजदूर का हित नहीं हो सकता है, किसान का भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जो श्रम है, जो कंस्ट्रक्शन है, निर्माण जिसको कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, वो मजदूर करता है और किसान करता है उत्पादन। आज के तारीख में आयात और निर्यात का जो डिफरेंस है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। हमारी इकोनॉमी में आज के तारीख में एग्रीकल्चर सेक्टर में 11-12% भागीदारी है। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की भागीदारी कितनी है? 29% से नीचे गिर गई है। और सेवा क्षेत्र में गाड़ी चला कितना पैसा कमाएगा, ऑटो चला कितना पैसा कमाएगा? तो ये भारत के माल तो खपत हो रहा है, तो माल खपत हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, तो दुनिया से भारत में माल आ रहा है। हमें बेरोजगार बनाया जा रहा है। हमें कहा 5 किलो अनाज लेके जिंदा रहिए और माल पैसा वहाँ जाएगा। तो मुनाफा किसको हो रहा है? वो बीच में जो मुनाफा है बड़ा, वो अडानी अंबानी और जैसे मोदी के मित्र लोग हैं और विदेशी कंपनियों का हो रहा है। इकोनॉमी बदली हुई है, तो अब विदेशी पूंजी और स्वदेशी पूंजी का खेल बंद हो चुका है। अब खेल मिल गया है, दोनों में एक में शामिल हो गया है। अब स्वदेशी पूंजी और विदेशी पूंजी को अलग करके नहीं देख सकते हैं। तो जिस तरह से विदेशी पूंजी है, उसी तरह से देश में अडानी अंबानी विदेशी पूंजी के साथ जुड़े हुए हैं। तो जितने दुश्मन हमारा अमेरिका हो सकता है, इंग्लैंड हो सकता है, उतना बड़ा दुश्मन आज की तारीख में हमारा अडानी अंबानी भी हो सकता है। इसमें कोई दोहरा नहीं है, क्योंकि वो वही काम कर रहा है लूट का, जो दुनिया की ताकतें लूटती हैं। सर, आप कह रहे हैं कि अडानी अंबानी मतलब हमारा दुश्मन हो सकता है, लेकिन वही अगर हम केरल की बात करें तो केरल में तो CPM की सरकार है, तो वहाँ पे CPM और BJP दोनों ने हाथ मिला करके अडानी के उनके प्रोजेक्ट का। एक बात बहुत साफ साफ जानना चाहिए हमको, हम जिस देश में फेडरल स्ट्रक्चर में हम हैं ना, ये फेडरल स्ट्रक्चर एक्चुअल में है नहीं, उस पर कब्जा हो गया है। मैंने अभी कहा था कि सिंगल विंडो सिस्टम मोदी ने बोला था, तो सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब है कि PMO जो तय करेगा होगा। सिंगल विंडो सिस्टम है और नो रेड टेप ओनली रेड कारपेट। वो रेड कारपेट किसके लिए है? वो रेड कारपेट कारपोरेट के लिए है। अडानी हो अंबानी हो, अंबानी अडानी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी पूंजी उनके पीछे खड़ी है, उनके पीछे खड़ी है।
ये संकट देश में आया हुआ है। मैं कहा स्वदेशी पूंजी और विदेशी पूंजी का अलग नहीं कर सकते आप उसको, एक खतरा पैदा हुआ है। ब्रिटिश हुकूमत में बिरला तो आए ना गांधी के साथ, इसलिए आए कि विदेशी पूंजी दिख रही थी, और बिरला स्वदेशी पूंजी वाले थे। आज के तारीख में यही उधर चला गया है, और मोदी जो है रिप्रेजेंटेटिव है, विदेशी और स्वदेशी पूंजी दोनों का रिप्रेजेंटेटिव भारत में है। यानी कि वो अडानी का आदमी केवल है। ये कहना जो है इसका मिनिमाइज करना होगा, कमज़ोर करना होगा इसको। वो विदेशी पूंजी का भी प्रतिनिधि है, और 13 के पहले उसको देखिए उठा करके कैसे बनाया गया है। तो ये जो है वो दोनों का रिप्रेजेंटेटिव है, रोक देगा। कोई कहीं किसी राज्य में कुछ नहीं जाने पाएगा। यूपी में क्या गया, उसकी सरकार है। दिल्ली जो है जीरो ग्राउंड जो है सेरेमनी होती है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, 1 पैसे की पूंजी नहीं लग रही है। तो क्या है कि मुनाफा जा रहा है। जीएसटी जो है, अब देखिए सिंगल विंडो सिस्टम में जीएसटी चली गई, राज्यों ने जीएसटी मांगा, हमारा हिस्सा दीजिए, दिया क्या? 1 नेशन 1 टैक्स पर जीएसटी वसूल लिया। राज्यों को दिया क्या? कोरोना के दौर में उनका हिस्सा दिया क्या? नहीं दिया। तो इसलिए जो है ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन, जो 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 खाए 1 वर्दी, ये सब जो सिस्टम है ना इन्फॉर्म, ये सिस्टम जो है सिंगल विंडो सिस्टम जो 14 में कहा था भाषण के दौरान, ये सिंगल विंडो सिस्टम है। वो सब वही तय कर रहा है। सरकार गिरा दी जाएगी, वो लोटस ऑपरेशन चल रहा है, गिरा दी जाएगी सरकार। अगर सीधे नहीं जाएंगे तो गिरा के राजपथ शासन लगवा के जाएंगे। इसी मैंने वो नो रेड टेप है, तभी ना पीछे का कारपेट जो है कारपोरेट का, कि जब हर जगह सरकार उनकी हो। तो बीच में बोला था ना कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, मैंने जो सरकारें गिराइए, राजपथ शासन लगाइए, 22-24 में चुनाव कराइए, और इतने दिन तक उनका माल बेचवाइए। तो कारपोरेट तय कर रहा है। तब अब कहे बंगाल जो है कि बंगाल कम्युनिस्टों की सरकार थी, तो बात बेमानी हो गई ना। अरे तय कौन कर रहा था? अब कोई सरकार कहीं नहीं है, कहीं कोई सरकार नहीं है, कहने की बात नहीं, सरकार नहीं है। क्योंकि क्या तय करेंगे? वो सब कुछ तो तय कर रहा है। फेडरल स्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया है। अब गवर्नर वहाँ बैठाया गया है, वो देखिए जो आरिफ का नाम उनका है, आरिफ जो बैठाए गए वहाँ गवर्नर, ये जो है उस समय बोलते थे, किस पर बोलते थे? ये वो जो है सामानों केस पर, कहा मैं इसीलिए कांग्रेस अलग हो गया। आज वो बैठाए गए वहाँ पर, बिल्किस बानो पर नहीं बोला। 9 वाइस चांसलर को एक ने निकाल दिया। कैसे चल रहा है? स्टेट सरकार जो है ना वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की, क्या किया वहाँ यूनिवर्सिटी का मामला, 9 वाइस चांसलर को निकाल दिया, बाहर कर दिया। कोई चल रहा है क्या? तो इसको हटाना जरूरी है। चीज़ें तय कर रहा है, सब रोक देगा, कहते हम पेट्रोलियम आपको नहीं देंगे। इसलिए वो फेडरल स्ट्रक्चर कोई अर्थ नहीं रह गया है। लड़ाई बड़ी है, और ये लड़ाई मजदूर लड़ेगा और किसान लड़ेगा। ये ताकत जो है, इसलिए जरूरी, अति आवश्यक है। किसान मजदूरों का एका करना जरूरी है। और आज जो यहाँ कार्यक्रम, इसको और आगे बढ़ाना होगा, लोगों को एका करना होगा, बड़ी शक्ति है। तो इसलिए ये चार संहिता के साथ साथ और भी लड़ाइयाँ इनको साथ में लड़नी होगी, सबको मिलकर के। ये असली बात है कि ये जो 4 लेबर कोड्स बनाए जा रहे हैं, ये पूरे के पूरे मालिकों की मांगों को लेकर बनाए जा रहे हैं। ये 1990 से मालिकों की मांग रही है, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं हायर एंड फायर। इसी के तहत रहते चलते आपने देखा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम बढ़ गया, ये आउटसोर्सिंग बढ़ गया है, अपने देश में कैजुअल लेबर सिस्टम बढ़ गया है। तो ये सब क्यों? ताकि मालिक कभी भी उनको काम पे लगा दे, कभी भी निकाल दे, कोई परमानेंट ना हो। अभी ये 4 मजदूर संहिता के तहत के चलते ये एक सिस्टम ही बनाया जा रहा है कि सभी मजदूर ये कभी भी परमानेंट नहीं होंगे। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट नाम से लेकर जा रहा है। फिक्स टर्म यानी किसी को समझो मालिक बोले कि मैं 1 साल के लिए आपको काम पे लगा रहा हूँ, तो 1 साल के बाद आपको निकलना पड़ेगा, आपका कोई अधिकार नहीं होगा, आप कभी भी परमानेंट नहीं होंगे। ऐसे कई बदल किए हैं। एक तो कई सालों से हॉस्पिटल में काम करने वाले मजदूर या किसी भी धर्मदाय संस्था में काम करने वाले मजदूर, अगर मजदूर मजूरी के लिए काम करता है तो उसे औद्योगिक मजदूर माना जाता है।
लेकिन अभी वो बोले हैं कि कोई धर्मदाय संस्था या सामाजिक संस्था में काम करने वाले मजदूर ये इसे उद्योग ही नहीं माना जाएगा, तो वो औद्योगिक कानून से बाहर निकल जाएंगे। आज तक कानून है कि जहाँ पे 100 से ज़्यादा मजदूर है वहाँ पे ले ऑफ, क्लोजर या रिट्रेंचमेंट, छटनी करने के लिए सरकार का परवाना लेना पड़ता है। अभी उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसे नहीं रहेगा, जहाँ 300 से ज़्यादा है सिर्फ वहीं सरकार का परवाना लेना पड़ेगा नए कानून में। उन्होंने आज तक कानून में ये है कि जहाँ पे भी 20 कॉन्ट्रैक्ट मजदूर काम करते हो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर का कानून लागू होता है। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर के कानून में बहुत कुछ मजदूरों को फ़ायदा है, ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ फ़ायदे हैं। अभी वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, सिर्फ जहाँ 50 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मजदूर काम करते हैं वहीं ये कानून लागू होगा। मतलब पूरे के पूरे तरीके से कोई कह भी नहीं सकता है कि ये मजदूरों के फ़ायदे के लिए किए गए हैं, ये पूरे के पूरे मालिकों के फ़ायदे के लिए किए गए हैं ये सब कानून।